एक ऐसी दुनिया जहां मनुष्य ने दीवारों के भीतर अपने को सुरक्षित मान लिया था, जहां चैन केवल एक भ्रम था। उसी संसार में एक दिन ऐसा आया जब जनों को ये याद दिलाया गया कि अब वे सुरक्षित नहीं हैं। यही है वो क्षण जब सर्वनाश की कथा आरंभ होती है। कहानी दो पक्षियों के आकाश में उड़ने के दृश्य से शुरू होती है। उनकी उड़ान शांत नीले आसमान में एक हल्का गुनगुन सुनाती है। जैसे ही वे उड़ते हैं, एक आदमी की आंखें दिखती हैं जो उन्हें ध्यान से देख रही है और उनके आंदोलन में अर्थ खोजने की कोशिश कर रही है। फिर दृश्य बदलता है। कई लोग एक स्थान पर खड़े हैं, कुछ गहरे विचार में हैं, जबकि अन्य सतर्क बने हुए हैं। आकस्मिक एक कुत्ता जोर से भौंकने लगता है, जैसे कुछ अदृश्य खतरे का इशारा कर रहा हो। पक्षी उड़ते रहते हैं, लेकिन अब उनकी उड़ान अजीब लगने लगी है, लगभग अस्वाभाविक। फिर एक बड़े दीवार के पीछे एक विशाल हाथ प्रकट होता है जो सतह पर आराम से रखा हुआ है। वो हाथ साधारण नहीं है, वो विशाल और भयावह है। सभी लोग चुपचाप उसे घूरते हैं और आंखें नहीं हटा पाते। और यहीं से कहानी के संवाद शुरू होते हैं। मानवता को उस दिन अचानक याद दिलाया गया कि वे उसकी दया पर थे, उस अपमान की जो एक पिंजरे में कैद होने के कारण होती है। और अब दृश्य उस विशाल आकृति पर ठहरता है जो बड़े दीवार के पास खड़ी है। उसका आकार इतना विशाल है कि उसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। ये चुपचाप उस गांव या शहर को देख रहा है जो इसके पार है, एक ऐसी जगह जो दुनिया से बंद है, चारों और विशाल दीवारों से घिरी हुई है, न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि जैसे कैद रखा गया हो। फिर एक झटके के साथ कैमरा वायलेंटली हिलता है और एक अराजक दृश्य में बदल जाता है। घुड़सवारों की एक भीड़ आगे बढ़ती है। उनकी चादरें अनवरत बारिश में भीग रही है। बारिश धातु और चमड़े पर रही है। आसमान उनके ऊपर गरज रहा है। खुरों की गड़गड़ाहट तूफान को ढक देती है। और इस सब के बीच उनमें से एक चिल्लाता है, सभी सैनिक तैयार हो जाओ, हमारा एक लक्ष्य है, हम इसे मार देंगे और इस स्थान पर कब्जा करेंगे। मानवता का पहला मजबूत बिंदु दीवारों के पार। फिर उनमें से एक कहता है, लक्ष्य नजदीक आ रहा है। जंगल के दिल में एक विशाल आदमी पेड़ों के बीच धीरे धीरे चलता है। उसका शरीर नंगा है, उसकी उपस्थिति लगभग अवास्तविक है। ये वही है जिसे वे सभी शिकार करने आए हैं। ग्रुप से एक आदमी अपना हाथ उठाता है, अन्य लोगों को तेज संकेत देते हुए, और फिर वो कहता है, 5 समूह में बंट जाओ जैसे हमने अभ्यास किया था। हम बनेंगे सभी आक्रमण दस्ते, ओमनी दिशात्मक गियर पर स्विच कर लो। इन शब्दों के साथ सभी ने अपने हथियार तैयार रखे थे। हमला करने के लिए एक ट्रिगर खींचा गया और एक तीर निकला। एक श्रृंखला या बल्कि एक रस्सी उसके पीछे तैरती हुई थी। प्रक्षिप्त वस्तु ने अपना निशाना लगाया और एक दूर के पेड़ में मजबूती से अटक गई। हथियार की जटिल यांत्रिकी दर्शकों के लिए स्पष्ट हो गई, एक इंजीनियरिंग का चमत्कार। कैमरा पीछे खींचता है, जो नीचे घोड़ों को दिखाता है, अब बिना सवार के। जो पुरुष उन पर थे वे हवा में उड़ रहे थे, तीर के साथ जुड़े रस्सों द्वारा प्रेरित। एक एक करके प्रत्येक आदमी ने खुद को छोड़ा, अंतिम में उसी का अनुसरण किया। उन्होंने पेड़ से पेड़ की ओर उड़ान भरी, एक अद्भुत हवाई नृत्य। नीचे दैत्य स्थिरता से आगे बढ़ रहा था बिना जल्दी किए। हवा में आकृतियां उस पर एकत्रित हो गई, उनके इरादे स्पष्ट। समूह से एक आवाज हवा में गूंजती है, एक घोषणा जो शांत जंगल में प्रतिध्वनित होती है। अब दिखाने का समय है कि हम वास्तव में क्या है। एक साथ सभी दिशाओं से हमला करो। फिर वो अपनी जगह से कूदता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा में तैरता है और फिर विशाल आदमी के पीछे कूदकर बस उसके गले पर वार करता है। वो कहता है, मानवता की ताकत का स्वाद लो। और इसके साथ ही वो उसे मारने ही वाला था और इसी आवाज के साथ कैमरा कट जाता है। फिर यहां से एपिसोड एक शुरू होता है शीर्षक, आपको 2000 वर्षों में शिगंशना का पतन भाग 1। स्क्रीन पर कई फूल हल्की हवा में झूलते हैं। फूलों की सुगंध और रंग
एक शांति का अनुभव देते हैं, फिर भी डर की भी एक झलक है। फूलों की इस हल्की हलचल के साथ एक याद लड़के के दिमाग में लौट आती है, लेकिन ये याद डरावनी है, जो उसे पहले भी परेशान कर चुकी है। डरावनी याद उसके मन में प्रवेश करती है, जैसे एक डरावनी छवि उसकी आंखों के सामने आती है। लड़का बेचैन हो जाता है और अचानक खुद को एक झटके के साथ जागृत महसूस करता है। जागने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि एक लड़की उसके सामने बैठी है, उसे देख रही है। लड़की की नजर में शांति है, लेकिन लड़का अभी भी अपनी डरावनी याद से परेशान है। फिर लड़का कहता है, क्या मिकासा, हमें वापस जाना चाहिए। हम यहां क्या कर रहे हैं? क्या तुम इतनी गहरी नींद में थी कि तुम अभी केवल आधी जगी हो? नहीं, ये सिर्फ ऐसा लगता है कि मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा या कुछ। ये किस बारे में था? मुझे याद नहीं है। और कैमरा लड़की की ओर मुड़ता है और वो अपनी पीठ पर लकड़ियों का एक गोला लेकर एरन की ओर बढ़ती है और कहती है, एरन, तुम क्यों रो रहे हो? एरन ने समझते हुए अपनी उंगली आग के पास रखी। क्या? और कैमरा फूलों पर शिफ्ट हो जाता है और फिर स्क्रीन पर लिखा है 48 शिगंशना जिला, और विशाल तोप स्क्रीन पर जिला की दीवार के शीर्ष पर प्रकट होती है और कई लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर दृश्य के अंदर से कोई बोलता है, सुनो, ये भगवान की महान बुद्धि के कारण था कि दीवारें बनाई गई। दीवारें उसकी दिव्य कृति है। किसी को भी दीवारों को अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही हमें जिले के सभी कोण दिखाए जाते हैं कि ये कैसे है, और दीवारें अंदर वालों को किसी खतरे से बचा रही है। और फिर एरिक मिकासा से बात कर रहा था और वे दोनों कहीं पहुंचने के लिए चल रहे हैं। तुम्हें किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि मैं रो रहा था। मैं नहीं करूंगा। फिर भी बिना किसी असली कारण के रोना। तुम्हें अपने पिता से जांच करवानी चाहिए। बेवकूफ मत बनो। मैं उसे नहीं बता सकता। तभी एक आदमी फ्रेम में आता है और दोनों से पूछता है, तुम दोनों क्यों रो रहे हो एरन? मिस्टर हैनिस, क्या मिकासा ने तुम्हें किसी बात के लिए परेशानी दी? क्या तुम्हें कैसे लगता है कि मैं रो रहा था? वाह, तुम शराब की गंध से भरे हो। ये सच में बुरा है, पता है? ओह, तुम फिर से पी रहे हो। तुम लोग भी शामिल होना चाहते हो। अरे तुम्हें काम नहीं है क्या? हाँ, आज हम फाटक की निगरानी कर रहे हैं। हम पूरा दिन यही फंसे रहते हैं, तो भूख और प्यास लगती है। अगर कुछ शराब हमारे पीने में मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ हो गया तो क्या तुम ऐसे लड़ सकोगे? क्या मतलब अगर कुछ हो गया? तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है। मैं बात कर रहा हूं अगर वे दीवारें तोड़ दें और शहर में घुस आएं। आओ। अरे एरिन, इतना चिल्लाओ मत। तुम तो बड़े जोशीले हो डॉक्टर के बेटे। अगर वे दीवारें तोड़ दें तो हम संभाल लेंगे, चिंता मत करो। पर पिछले 100 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी मेरे पिताजी कहते हैं कि ऐसी लापरवाही सबसे खतरनाक होती है। डॉक्टर जेगरहा, हाँ, वे ठीक कहते हैं। उन्होंने एक बार इस नगर को महामारी से बचाया था। मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। फिर भी वो तो अलग ही बात है। जब तुम सैनिक होते हो तो तुम्हें बाहर घूमते हुए उन प्राणियों को देखना पड़ता है जब तुम दीवार की मरम्मत की ड्यूटी पर होते हो। पर ये दीवारें 50 मीटर ऊंची है। मैं नहीं मानता कि वे इन्हें पार कर सकेंगे। तो फिर तुम वास्तव में उनसे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो? नहीं। क्या? तो फिर गारिसन रेजिमेंट का नाम छोड़ दो और दीवार निर्माण दल रख लो। बुरा विचार नहीं है, पर तुम्हें समझना होगा एरिन, अगर एक सैनिक अपना काम कर रहा है तो मतलब सब कुछ बुरी तरह से बिगड़ चुका है। जब लोग हमें बेकार और मुफ्तखोर कहें तो अच्छा होता है। इसका मतलब है कि समय शांतिपूर्ण है। जरूर हम पूरी जिंदगी दीवारों के भीतर रह सकते हैं और बस खा सकते हैं और सो सकते हैं, पर वो तो हमें पशु बना देता है। अरे तुम तो बड़े जिद्दी बच्चे हो, एकदम बेबस होने के बावजूद, है ना हानिस? हाँ। फिर एरिन उनकी बातों की परवाह नहीं करता
और मिकासा के साथ आगे बढ़ जाता है और पीछे से आदमी जोर से बोलता है, एरेन, कितना अजीब लड़का है। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्काउट रेजिमेंट में शामिल होना चाहता है। फिर दृश्य बदलता है और जिला दिखता है जहां कई इमारतें और घर दिखाई देते हैं। और मिकासा एरेन से कहती है, एरेन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो स्काउट रेजिमेंट के बारे में भूल जाती। क्या तुम भी सोचती हो कि स्काउट रेजिमेंट मजाक है? ये मेरे सोचने की बात नहीं है। जब वो मिकासा से बात कर रहा था तभी घंटी बजने लगती है और एरेन कहता है, स्काउट रेजिमेंट लौट आई है। वे सामने का फाटक खोलने वाले हैं। चलो नायकों की वापसी देखने चलते हैं मिकासा। फिर एरेन मिकासा का हाथ पकड़कर भागता है सैनिकों को देखने। और जब वे वहां पहुंचते हैं, वहां भीड़ होती है। कुछ सैनिक घोड़े पर होते हैं और कुछ पैदल चलते हुए। और एरेन कहता है, ओह धत, मैं देख नहीं पा रहा। फिर दोनों एक ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं और फिर उनकी आंखों में निराशा दिखती है। हर सैनिक घायल होता है। हार की भावना साफ झलकती है। सिर झुकाकर वे चल रहे होते हैं और भीड़ में लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या यही अकेले हैं जो लौटे हैं? बाकी सब शायद खा लिए गए होंगे। यही होता है जब कोई दीवार के बाहर जाता है। और फिर एक मां भीड़ से बाहर निकलती है और कहती है, मोजेस, मोजेस, माफ कीजिए, मैं अपने बेटे मोजेस को नहीं देख पा रही। क्या आप जानते हैं वो कहां है? ये मोजेस की मां है। वो सैनिक की वर्दी को पकड़कर आशा से पूछती है, लेकिन सैनिक कहता है, जाओ ले आओ। पीछे से एक और सैनिक सामने आता है। उसकी वर्दी धूल से सनी हुई होती है। उसके कांपते हाथों में एक खून से लथपथ कपड़े में लिपटा हुआ कुछ होता है। वो मां के पास धीरे धीरे आता है, सम्मान से और चुपचाप। वो कुछ नहीं बोलता, बस उसे आगे बढ़ा देता है। मां हिचकिचाती है, उसके हाथ कांपते हुए और पीले होते हैं। वो उस गठरी को अपने सीने से लगा लेती है, एक पल के लिए जैसे डरती हो। आखिरकार साहस जुटाकर वो कपड़ा खोलती है। एक आंख निकलती है। वो एक हाथ होता है, नीला पड़ा हुआ, फटा हुआ, मुश्किल से पहचाना जा सके। उसका बेटे का बायां हाथ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैनिक धीमी और दुखी आवाज में कहता है, हम बस इतना ही ला सके। फिर मां घुटनों पर गिर जाती है, अपने बेटे का कटा हुआ हाथ अपने सीने से चिपकाकर। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। शोक से वो पूरी तरह टूट जाती है। एक मौन का पल भारी होकर हवा में छा जाता है। मिकासा और एरेन पास ही खड़े होते हैं, सब कुछ देखते हुए। उनकी आंखों में हैरानी और दुख। फिर उन सैनिकों में से एक धीरे से आगे आता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और सांत्वना देने की कोशिश करता है। पर मेरा बेटा, वो मददगार था ना। भले ही उसने कोई बड़ी उपलब्धि नहीं पाई हो, पर क्या उसके बलिदान से मानवता को लड़ने में मदद मिली? वो कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं निकलते। उसके अंदर जो भावनाएं हैं वे भी उसे खुद समझ नहीं आती। संकोच और संशय में फंसी हुई एक तेज हवा उस मौन को चीरती है, वर्दियों को फड़फड़ाती है, उस क्षण को हिला देती है। सभी स्थिर खड़े होते हैं, उनके चेहरे गंभीर, विचार अनकहे। फिर वो सैनिक सारी ताकत जुटाकर अपना सिर उठाता है और फिर निश्चय से बोलता है, हाँ बिल्कुल, नहीं, इस ताजा अभियान में हमने नहीं, बाकी हर अभियान की तरह हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। मेरी अयोग्यता ने सिर्फ सैनिकों को मौत के मुंह में भेजा है। हमने उनके बारे में कुछ भी पता नहीं किया। कितना भयावह है। फिर दृश्य बदलता है और गाड़ियां फ्रेम से बाहर जाती हैं। लोग बस उन्हें जाते हुए देखते हैं और भीड़ में कोई कहता है, सही कहा तुमने, हमारे करों का पैसा अब तो बस उन चीजों को खिलाने में लग रहा है। वो आदमी बोलता रहता है या शायद उनका मजाक उड़ाता है। तभी एरेन अचानक आगे आता है। उसका चेहरा गुस्से से जल रहा होता है। बिना सोचे वो लकड़ी की छड़ी से उस आदमी के सिर पर जोर से वार करता है। आवाज तेज गूंजती है। आदमी दर्द से चिल्लाता है। उसकी आवाज तेज और कांपती हुई होती है, क्या कर रहे हो तुम नालायक?
अब एक लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो पीटा जाता मिकासा उसे वहां से खींच कर ले जाती है और खींचते हुए एरेन कहता है, अरे ये क्या कर रही हो मिकासा? और वो आदमी जोर से चिल्लाता है, अरे वापस आओ तुम। फिर कैमरा ऊपर से गुजरता है और हम देखते हैं कि मिकासा एरेन को खींच रही है और एरेन शिकायत कर रहा होता है, मिकासा अब बहुत हो गया। तभी मिकासा एक हाथ से एरेन को पकड़ती है और दीवार की ओर जोर से फेंक देती है। एरेन जोर से दीवार से टकराता है, उसकी पीठ पर बंधी लकड़ियां जमीन पर गिर जाती है। कैमरा धीरे धीरे मिकासा की ओर मुड़ता है और वहीं से लेटे हुए एरेन बोलता है, क्या कर रही हो? अब तो सारी लकड़ी बिखर गई। एरेन, क्या तुमने स्काउट रेजिमेंट में शामिल होने का विचार बदल लिया? कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, आओ ये सब उठाओ। फिर मिकासा उसके पास आती है, घुटनों पर बैठकर उसकी मदद करने लगती है। फिर कैमरा घुल जाता है और दृश्य बदलता है। अब एरेन और मिकासा भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, हम घर आ गए। वे घर में घुसते हैं और एक महिला कहती है, वापसी पर स्वागत है। फिर एरेन और मिकासा बिखरी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करने लगते हैं। हर टुकड़े को ध्यान से लकड़ी के डिब्बे में रखते हैं। क्षण शांत होता है, सरल पर भारी, और पीछे से उनकी मां की आवाज आती है, वाह एरेन, तुमने सच में मेहनत की। हाँ। फिर मुस्कुराते हुए और थोड़ी सख्ती से उनकी मां आती है और एरेन का कान पकड़ लेती है। एरेन दर्द से कराहता है और बोलता है, क्या चाहती हो? और बदले में उनकी मां कहती है, तुम्हारा कान लाल है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मिकासा से मदद ली है ना? फिर कैमरा घर के बाहर शिफ्ट होता है और फिर एरेन की आवाज सुनाई देती है, ओ पिताजी जा रहे हो? खाते हुए एरेन पूछता है, क्या काम के लिए? हाँ, अंदरूनी इलाके में कुछ जांचें करनी है, कुछ दिन लगेंगे। फिर कैमरा मिकासा की ओर शिफ्ट होता है और वो कहती है, एरेन कहता है कि वो स्काउट रेजिमेंट में शामिल होना चाहता है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं, उनके चेहरे पर आश्चर्य झलकता है। एरेन मिकासा की ओर मुड़ता है और कहता है, मिकासा, मैंने कहा था किसी से मत कहना। फिर एरेन की मां सीधा उसके पास आती है, उसे मजबूती से पकड़ लेती है और कहती है, एरेन, क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें पता है कितने लोग दीवारों के बाहर मारे गए हैं? हाँ पता है। तो फिर एरेन, तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं कि बाहर की दुनिया कैसी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इन दीवारों के अंदर अज्ञानता में नहीं बिताना चाहता, और अगर कोई आगे नहीं आया तो जो मरे हैं उनकी जानें बेकार चली जाएंगी। मैं समझ गया, मेरी नौका निकलने वाली है, मुझे चलना चाहिए। रुको प्रिया, एरेन को समझाओ। कार्ला, शब्द मानव जिज्ञासा को नहीं रोक सकते। एरेन, जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें तहखाना दिखाऊंगा जिसे मैंने अब तक गुप्त रखा है। वास्तव में। फिर एरेन के पिता दरवाजे पर खड़े होकर शांत और स्थिर स्वर में बोलते हैं। वे एक कुंजी दिखाते हैं जिसे वे एरेन को दिखाते हैं। उनकी आंखों में अनकहा भाव होता है। कुछ पल बाद वे मुड़ते हैं और दूर चले जाते हैं और एरेन कहता है, ख्याल रखना, भूल जाओ। स्काउट रेजिमेंट में शामिल होना मूर्खता है। क्या मूर्खता? जो लोग जानवरों की तरह जीने में कोई आपत्ति नहीं करते वे मूर्ख हैं, यदि तुम मुझसे पूछो। और जैसे जैसे एरेन और उसकी मां के बीच बातचीत चलती है, एरेन अचानक मुड़ता है और दौड़ पड़ता है। उसकी मां उसका नाम पुकारती है, उसकी आवाज पीछे गूंजती है, पर एरेन नहीं रुकता। वो चलता जाता है, नजरों से ओझल हो जाता है। फिर वो मिकासा की ओर मुड़ती है, उसके कंधों पर हाथ रखती है और कहती है, मिकासा। वो खुद को मुश्किलों में डाल लेता है। अगर कभी कुछ हो तो तुम्हें एक दूसरे के लिए रहना होगा। मिकासा सिर हिलाकर सहमति देती है। फिर कैमरा दूसरे स्थान पर बदलता है। आकाश साफ होता है और फिर एक पुरुष की आवाज सुनाई देती है और लड़के को जबरदस्ती दीवार पर धकेला जाता है। क्या बात है पथभ्रष्ट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मार कर दिखाओ। हाँ बिल्कुल।
वो तो तुम्हारे स्तर तक गिरने जैसा होगा। क्या कहा? तुम जानते हो मैं सही कह रहा हूं। इसलिए तुम्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि तुम तर्क नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी हार मान ली है। चुप हो जाओ चतुर लड़के। फिर पीछे से एरेन की आवाज तेजी से गूंजती है। जब वो चिल्लाता है, रोक दो। जो लड़के परेशान कर रहे थे वे मुड़कर देखते हैं और कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं। उनमें से एक घूरते हुए कहता है, वो एरेन है। वो मूर्ख फिर आ गया। क्या वो फिर पिटना चाहता है? हम उसे नया सबक सिखाएंगे। एरेन उनकी ओर दौड़ रहा होता है और वे उसे भी मारने का निर्णय लेते हैं। लेकिन तभी मिकासा फ्रेम में आती है और वे घबरा जाते हैं और कहते हैं, मिकासा उसके साथ है, भागो यहां से। और फिर उनमें घबराहट फैल जाती है। वे पीछे हटते हैं, उनके चेहरे डर से भरे होते हैं। एक पल भी गंवाने बिना वे मुड़ते हैं और भाग जाते हैं, अपने ही पांवों से लड़खड़ाते हुए। एरेन रुकता है और हंसता है और कहता है, मुझे देखकर ही भाग गए। अरमिन कहता है, नहीं, उन्होंने मिकासा को देखा था। आओ। अरमिन उठने की कोशिश करता है पर चोटिल होता है। तब एरेन उसके पास आता है और हाथ बढ़ाकर कहता है, अरे तुम ठीक हो अरमिन? मैं खुद उठ सकता हूं। ओह। फिर वो खुद खड़ा हो जाता है और दृश्य बदलता है। मैंने कहा, मानवता को कभी न कभी बाहरी दुनिया में जाना ही होगा। और फिर उन्होंने मुझे पीटा और मुझे पथभ्रष्ट कहा। धत, लोग बाहर जाने की इच्छा रखने वालों को हीन क्यों समझते हैं? क्योंकि हमने दीवारों के भीतर 100 वर्षों तक शांति में जीवन जिया है। वे चिंतित है कि बाहर जाना दीवारों के भीतर उन्हें बुला लाएगा। शाही सरकार की नीतियों ने बाहरी दुनिया में रुचि रखने को वर्जित बना दिया है। ये हमारा जीवन है, हम चाहे तो जोखिम उठा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। वैसे याद आया, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि तुमने मेरे माता पिता से कह दिया। क्या? मैंने कभी मदद करने की सहमति नहीं दी थी। तो उन्होंने क्या कहा? वे खुश नहीं हैं। ऐसा ही सोचा था। वास्तव में लोग पागल हैं अगर उन्हें लगता है कि हम हमेशा इन दीवारों के भीतर सुरक्षित रहेंगे। मां, सिर्फ इसलिए कि दीवारें 100 वर्षों से नहीं गिरी, इसका ये मतलब नहीं कि वे आज भी नहीं गिरेंगी। और फिर एक महिला छत पर अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी होती है। उसके चारों ओर कपड़े सूखने के लिए टंगे होते हैं, जो धीरे धीरे हवा में लहरा रहे होते हैं। फिर हवा अचानक रुक जाती है। सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। आकाश तेजी से काला हो जाता है, घने बादलों से भर जाता है। एक तेज बिजली कड़कती है, धमाकेदार गर्जना के साथ। एरेन, मिकासा और अरमिन जमीन पर गिर जाते हैं। चारों ओर लोग घबरा जाते हैं। अराजकता फैल जाती है, वस्तुएं हिलने लगती है, हवा डर से भारी हो जाती है। एरेन, मिकासा और अरमिन संभलने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं, वो क्या था? एक विस्फोट। फिर सभी लोग उस दिशा में दौड़ते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। उस दिशा में क्या कुछ गिरा है, मुझे ठीक से नहीं पता। एरेन अरमिन के पीछे दौड़ता है और उस स्थान पर पहुंचता है जहां सब लोग इकट्ठा होते हैं। एरेन और मिकासा पहुंचते हैं। फिर एरेन अरमिन से कहता है, अरे अरमिन। और जैसे ही एरेन बोलने वाला होता है, वो आगे देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो जो देखता है उससे स्तब्ध हो जाता है। उसके चारों ओर सभी लोग दीवार की ओर देखने लगते हैं और फिर एक विशाल हाथ दीवार के ऊपर प्रकट होता है। उसका आकार समझ से परे होता है। हवा स्थिर हो जाती है और मौन फैल जाता है। अरमिन कहता है, वो क्या है? तुम क्या देख रहे हो? ये नहीं हो सकता। वो दीवार तो 50 मीटर ऊंची है। ये उन्हीं में से एक है। और जैसे ही अरमिन बोलता है, एक टाइटन की छाया जो अब तक देखे किसी भी टाइटन से बड़ी होती है, जिले पर पड़ती है। हर चीज पर अंधकार छा जाता है। फिर उसका सिर दीवार से ऊपर उठता है, विशाल और डरावना।
उसकी आंखें नीचे की दुनिया पर टिकी होती हैं। अरमिन हांफता है और चिल्लाता है, एक टाइटन। फिर वो दैत्य दीवार पर हाथ रखता है और धक्का देना शुरू करता है, एक गगनभेदी धमाके के साथ। वो आगे लात मारता है, प्रचंड बल से दीवार पर प्रहार करता है। दीवार एक पल में टूट जाती है। पलक झपकते ही विनाश बरस पड़ता है। दीवार के पास मौजूद लोग हवा में उछल जाते हैं। मलबा घरों और सड़कों को चीरता हुआ निकलता है। अराजकता फैल जाती है, जैसे अंत आ गया हो। चारों ओर से टाइटन जिले की ओर बढ़ते हैं। उनकी विशालकाय आकृतियां पास आती हैं और फिर विशाल टाइटन गायब होने लगता है, भाप बनकर, धूल और धुएं के बीच। उस धुंध में फिर अरमिन की आवाज गूंजती है और लोग दौड़ने लगते हैं। उनकी चीखें तूफान में डूब जाती हैं। उसने दीवार में एक छेद खोल दिया। फिर एक के बाद एक टाइटन टूटे हुए जिले में अंदर घुसने लगते हैं। धुएं और गिरते मलबे के बीच एक सिर उभरता है, विशाल विकृत। उसका मुख खुला है, जिसमें विशाल टेढ़े मेढ़े दांत झिलमिलाते हैं धुंधली रोशनी में। टाइटन की आंखें नीचे के कोलाहल को देखती हैं। उसकी नजरें डर से भागते मनुष्यों पर टिक जाती है और वो आगे बढ़ता है, भूख से डर मांस और घबराहट की ओर खिंचता हुआ, जो हवा में फैली है। वे अंदर है, टाइटन अंदर घुस आए हैं। हमें भी भागना होगा। एरेन टाइटन से नहीं डरा। वो अपनी माँ, अपने घर के बारे में सोच रहा था और उनकी ओर बढ़ रहा था। आर्मिन उसे रोकने के लिए चिल्ला रहा था, मेरा घर उस दिशा में है, माँ। मिकासा एरेन की ओर दौड़ी और आर्मिन चिल्लाया। मिकासा। आर्मिन ने हाथ नीचे कर लिया, जिसे उसने मिकासा को रोकने के लिए बढ़ाया था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। जब उसे सब समझ में आया, उसकी आंखों की चमक चली गई। उसकी आवाज कमजोर और टूटी हुई थी। जब वो बोला, सब खत्म हो गया। अगणित टाइटन शहर को रौंदने आ रहे हैं। जब एरेन और मिकासा घर की ओर दौड़ रहे थे, तब बाकी सब भाग रहे थे। एक स्त्री अपने मृत पति के शरीर के पास घुटनों के बल बैठी है, जो एक विशाल पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उसका शरीर रक्त में सना हुआ था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। वो पीड़ा में चिल्ला रही है। उसकी आवाज आसपास के शोर में खो जाती है। उसके पास उनका बच्चा उससे चिपक कर रो रहा है। उसकी छोटी आंखें भय और भ्रम से दुनिया को बिखरते हुए देख रही है। ये हमारे घर पर तो नहीं गिरा होगा, बस इस मोड़ के पार। हमारा घर वही खड़ा है जैसे हमेशा रहता था। किसी तरह धुएं और मलबे को पार करते हुए एरेन और मिकासा वहां पहुंचते हैं, जिसे वे अपना घर कहते थे। लेकिन अब जो उनके सामने है वो सिर्फ तबाही है। घर टूटकर बिखर गया है, विनाश के बोझ के नीचे दबा हुआ। वो चिल्ला रहा था, माँ, माँ। एरेन ने देखा कि उसकी माँ मलबे के नीचे फंसी हुई है। एरेन ने मिकासा से कहा, मिकासा, उस सिरे को पकड़ो, हमें इस स्तंभ को हटाना होगा। वे टुकड़ों में मलबा हटाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उसकी मां को मलबे से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एरेन ऊपर देखता है, क्षितिज के पार हर दिशा से टाइटन आ रहे हैं। उनके विशाल शरीर भयावह भारीपन से चलते हैं। हर कदम जमीन को हिला देता है। एरेन स्थिर खड़ा है, उसका हृदय धड़क रहा है। फिर वो कहता है, जल्दी करो मिकासा, मुझे पता है टाइटन अंदर घुस आए हैं क्या नहीं। एरेन मिकासा को लेकर भागो, जल्दी करो, मैं चाहता हूं। तो जल्दी वहां से बाहर निकलो। मलबे ने मेरी टांगों को कुचल दिया है। अगर मैं निकल भी जाऊं तो भी मैं दौड़ नहीं सकती। तुम समझते हो इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। तुम अपनी मां की बात क्यों नहीं मानते? तुम कम से कम ये एक आखिरी बात तो मान सकते हो। मिकासा। फिर एरेन कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम नहीं गए तो हम तीनों मारे जाएंगे। एक टाइटन और पास आता है। उसके भारी कदम सब कुछ कुचलते हैं। एरेन और मिकासा बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। अपनी मां को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फंसी हुई है और हिल भी नहीं सकती। टाइटन की छाया और बड़ी होती जा रही है।
वो उन पर मंडरा रहा है और तभी हवा में एक चमकती रेखा उभरती है। हार्नेस प्रकट होता है, अपने यंत्र की सहायता से उड़ता हुआ। वो तेजी से उतरता है, उसकी आंखें दृश्य को जांचती है, चेहरा गंभीरता से भरा हुआ है। एक क्षण भी गवाए बिना वो उनकी ओर दौड़ता है, कुछ ही पलों में पहुंच जाता है। हार्नेस, बच्चों को ले जाओ और यहां से भागो, मुझे कम मत समझना कार्ला। फिर वो कूदता है और अपनी तलवार के साथ टाइटन से लड़ने दौड़ता है। मैं इन टाइटन को मार दूंगा और तुम तीनों को बचाऊंगा। रुको, उनसे मत लड़ो। हाँ, मैं उन दोनों को तो जरूर बचा सकता हूं, लेकिन अब मैं वो एहसान चुकाने जा रहा हूं। हार्नेस टाइटन की ओर दौड़ता है, तलवारें हाथ में, दिल में साहस की धड़कन। लेकिन जैसे ही वो सामने आता है, वो थम जाता है। टाइटन उससे कहीं अधिक विशाल और भयावह है। उसके खुले मुंह में चाकू जैसे दांत है और भूख से भरी आंखें। हार्नेस की सांस रुक जाती है, उसका साहस डगमगाता है। एक भय की लहर उस पर टूट पड़ती है, उसे पंगु बना देती है। फिर उसकी प्रवृत्ति उसे चलाती है। वो पलटता है, एरेन और मिकासा की ओर दौड़ता है। एरेन को जोर से पकड़ता है और उल्टी दिशा में भागता है। अरे हार्नेस जी, आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। अरे, उसका चेहरा शर्म और निराशा से भरा होता है जब वो उस राक्षस से भागता है जिससे वह लड़ना चाहता था। मां अब भी, एरेन कभी भी अपनी मां को ऐसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी मां की आखिरी बात, एरेन, मिकासा, तुम्हें जिंदा रहना है। जब वो अपने बच्चों को दूर ले जाते देखती है, उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यादें उसकी आंखों में तैर जाती है। हंसी के पल, उनके छोटे हाथों का स्पर्श, एक परिवार की गर्माहट जो अब दूर जा रही है। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते हैं। उसका चेहरा दर्द से कांपता है जिसे वो छुपा नहीं सकती। वो अपने होंठ काटती है, मजबूत बने रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर दुख से कांपता है। वो अपना कांपता हाथ अपने मुख पर रखती है ताकि उसके बच्चे उसकी पीड़ा न सुन पाए। और बच्चों के साथ न रह पाने की वेदना में और एक मनुष्य के रूप में जीने की इच्छा के साथ वो कहना चाहती है, मत जाओ, रुको। फिर एक टाइटन आगे आता है, सीधे उनके टूटे हुए घर के ऊपर खड़ा। उसकी विशाल छाया टूटे ढांचे को पूरी तरह ढक लेती है। धीमी भयावह गति से वो मलबा एक एक कर हटाने लगता है और फिर वो कार्ला को उठाता है, मलबे से बाहर निकालता है। वो उसकी पकड़ में असहाय फंसी हुई है। एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ता है, दूसरा हाथ उसके शरीर के बाकी हिस्से को पकड़ने के लिए बढ़ता है। एरेन भय से देख रहा है, हिल भी नहीं पा रहा। मिकासा भी स्तब्ध खड़ी है, उसकी आंखें खुली है अविश्वास से। और फिर बिना किसी दया के टाइटन अपने जबड़े में उसे ले लेता है। एक ही पल में कार्ला को खा जाता है। उसका रक्त हवा में फूटता है, आकाश को लाल रंग में रंग देता है, एक निराशा की बारिश की तरह बरसता है। एरेन की चीख कोलाहल के बीच गूंज उठती है। वो पीड़ा की एक आवाज होती है जो जलते हुए जिले में प्रतिध्वनित होती है। और उस दिन मानवता को फिर याद दिलाया गया, उनकी दया पर निर्भर रहने के डर को, उस अपमान को। एक पिंजरे में बंद रहने का जारी रहेगा। शिगन शिना गिर गया, प्रार्थनाएं, चीखें और मृत्यु, यही मानवता को मिला। इस सब के बीच एरेन अकेला अपने छोटे से हृदय में प्रतिशोध की शपथ लेता है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है।